हेलो बच्चों, कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। इस यूट्यूब चैनल पे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स जो कि आपका ही परिवार है, आपका ही कोच यूट्यूब परिवार है, तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि रे ऑप्टिक्स का 5 नंबर में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। आगामी इंटरमीडिएट 2026 के एग्ज़ाम में सच VVI क्वेश्चन फॉर 2026 इंटरमीडिएट एग्ज़ाम में आपका ये आने वाला क्वेश्चन है। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कर रहा है, एक क्वेश्चन है जो कि कहता है कि गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन के लिए गोलीय सतह द्वारा, गोलीय सतह अर्थात लेंस भी आ जाता है, दर्पण भी आ जाता है। ठीक, तो गोलीय सतह के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का एक सूत्र होता है, प्रकाश का एक अपवर्तन का एक सूत्र होता है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इस फॉर्मूला को हम बड़ी अच्छे तरह से इसको समझेंगे, प्रूफ करेंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपको आप लेके चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पे पहले इसका थ्योरी समझिए और इसके कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आप इस फिगर को, अगर इस डायग्राम को समझ जाते हैं तो आप अच्छा से पढ़ लीजिए, समझ जाइए, आप खुद ये फॉर्मूला कहिएगा सर ये तो हम बन जाएगा हमसे, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे, क्योंकि फिजिक्स जो कि नॉमेरिकल भी बहुत सारा इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, नॉमेरिकल भी बनता है। चलिए देखिए, इस फॉर्मूला को प्रूफ करने के लिए आप सबसे पहले हम डायग्राम पे चल लेते हैं। ठीक है, हम किस पे जाते हैं, डायग्राम पे चलते हैं। तो कहता है क्या, गोलीय सतह, किसी सतह का गोलीय सतह। अब गोलीय सतह में आपका लेंस भी आ जाता है जिसको कि अवतल लेंस भी कहते हैं। या तो आपके पास ऑप्शन है, या तो हम उत्तल लेंस भी प्रूव कर सकते हैं। बस अंतर क्या है दोनों में, अगर आप अवतल लेंस से बनाते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण लेंस के आगे बनता है, और यदि हम उत्तल लेंस में जाते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के लेंस के पीछे बनता है। अब लेंस में जाते हैं, अवतल लेंस में जाते हैं तो प्रतिबिंब आगे की ओर बनता है, और उत्तल लेंस की ओर जाते हैं तो प्रतिबिंब पीछे की ओर बनता है। ठीक, तो हम ना कर रहे हैं और ना ही हम अवतल लेंस का बात कर रहे हैं, बस क्या कर रहे हैं, गोलीय सतह का बात कर रहे हैं, जो कि दोनों पे डिपेंड करता है, दोनों आप निकाल सकते हैं। चलिए देखिए, हम क्या करते हैं, गोलीय सतह लेते हैं। ठीक है, एक गोलीय सतह लिए, और आपको पता है कि गोलीय सतह जो एक वक्रता क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है, मुख्य अक्ष होती है, और इसी मुख्य अक्ष पे, इस मुख्य अक्ष पे क्या होती है, ऑब्जेक्ट रख देते हैं। क्या रख देते हैं, ऑब्जेक्ट ओ रख देते हैं। क्लियर, क्या रख देते हैं, ऑब्जेक्ट ओ रख देते हैं। अब ये प्रकाश, अब ये प्रकाश गोलीय सतह पे पड़ा, तो अगर ये गोलीय सतह पड़ा, इसका मतलब माध्यम एक है। अभी तक ये जो माध्यम था वो निर्वात था, हवा में था, लेकिन जैसे वह लेंस से टकराएगा, जब वो गोलीय सतह से टकराएगा तो वह उसका माध्यम चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माध्यम चेंज हो जाएगा। तो जैसे माध्यम चेंज होगा तो या तो क्या होगा, ये क्या होगा, ये माध्यम जैसे चेंज होगा ये बाहर निकल जाएगा। क्लियर है, ये बाहर निकल जाएगा। तो देखिए, माध्यम 1 है तो माध्यम 1 को बोलते हैं μ1 अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है, और दूसरा माध्यम कहाँ आ जाता है, लेंस के इस साइड में। एक होता है लेंस के बाहर हो जाता है पहला माध्यम, लेंस के बाद हो जाता है दूसरा माध्यम। तो माध्यम 1 और माध्यम 2 का बात करते हैं, यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। माध्यम 1 को कहते हैं मीडियम, माध्यम 1 को कहते हैं μ1, और माध्यम 2 को क्या कहते हैं, μ2। अब इस माध्यम का, अब यहाँ से प्रकाश आया तो इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। कहिए सर ये क्या है, ये केंद्र है, वक्रता केंद्र है। क्या कहते हैं इसको, वक्रता
केंद्र है, क्योंकि आपको पता है कि गोलीय सतह जब भी होगा, देखिए आप एक मिनट, अगर आप देखिए गोलीय सतह का अगर बात करते हैं तो गोलीय सतह तो गोल होता ही नहीं होता है, गोलीय सतह गोल होता है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि गोलीय सतह है, अर्थात गोलीय सतह गोल होता है। और जब मेरा गोल होता है तो हम जो ले रहे हैं तो वो आधा ही ले रहे हैं ना, हम क्या ले रहे हैं, आधा ले रहे हैं। तो अगर आधा ले रहे हैं तो इसका मतलब किसी भी गोलीय सतह का केंद्र होता है, वक्रता केंद्र होता है, क्योंकि दोनों तरफ का रेडियस क्या होती है, सेम होती है। अर्थात कोई भी गोलीय सतह है, गोला होगा, उसका एक केंद्र वक्रता केंद्र तो होगा ही होगा। क्लियर, वक्रता केंद्र होगा ही होगा। तो यहाँ पर भी क्या है कि गोलीय सतह है, तो इसका वक्रता केंद्र क्या है, वो सी है। क्या है, सी है। अब इस माध्यम 1 और वक्रता केंद्र के बीच का क्या बन रहा है, इमेज, प्रतिबिंब यहीं पे बन रहा है। और आपको पता है कि प्रतिबिंब और गोलीय सतह या लेंस का बात करते हैं, अगर लेंस का बीच का जो दूरी होता है वो प्रतिबिंब दूरी होता है। क्योंकि आप 9th पढ़े, 10th में आप लोग पढ़ के आए हैं, जब आपको प्रूव किया गया था F बराबर R/2 सबको प्रूव किया, लेंस सूत्र को प्रूव किया, तो उसमें क्या पता है कि प्रतिबिंब और वस्तु जो लेंस होती है उसके बीच का जो दूरी डिस्टेंस होती है वो प्रतिबिंब दूरी होती है। अब प्रतिबिंब को सूचित करते हैं भी से। अब देखिए यहाँ पे इसका दूरी कहते हैं वक्रता त्रिज्या। जब वक्रता त्रिज्या और वस्तु के जो बीच का दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, u बोलते हैं। एक चीज़ और बता देते हैं, चिन्ह परिपाटी का एक नियम होता है, चिन्ह परिपाटी का फिजिक्स में एक नियम होता है कि जब कभी भी चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, कि चाहे दोनों गोलीय सतह में दोनों हो जाएगा, अगर लेंस या दर्पण में अगर प्रतिबिंब अगर क्या हो, लेफ्ट साइड बन रहा हो, क्या बन रहा हो, लेफ्ट साइड, मतलब आगे की ओर बन रहा हो, चाहे त्रिज्या हो चाहे प्रतिबिंब हो चाहे वस्तु हो, तो वो सब क्या कहलाती है, वो निगेटिव में होगा। क्या कहलाएगी, निगेटिव में। और यदि ये त्रिज्या प्रतिबिंब ये दोनों अगर माध्यम सेकंड मतलब इस अंदर की ओर तो दूसरी तरफ बनता है, मतलब राइट साइड बनेगा, तो अगर इस साइड के चिन्ह परिपाटी के नियम से कहता है कि अगर इस साइड में बनेगा तो उसको वो होता है पॉजिटिव में, और दर्पण के सामने अगर बनता है तो उसको होता है निगेटिव में। दर्पण के पीछे पॉजिटिव, दर्पण के आगे निगेटिव। चलिए आपको जब वहाँ पे जब फॉर्मूला जब प्रूफ कर दिया जाएगा तो वहाँ पे आपको R नहीं -R, B नहीं -B, U नहीं -U। अब देखिए ये तो आपको समझ में आया फिगर क्या है। पहला देखिए, एक मान लेते हैं गोलीय सतह है, गोलीय सतह जब है तो ऑब्जेक्ट O ले लेते हैं, क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है हमको। तो जब हम वस्तु O से जब प्रकाश को जब प्रकाश पड़ा किस पे, गोलीय सतह पे, तो अगर पहला माध्यम है तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1, लेकिन टकरा के जब दूसरा माध्यम में गया तो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या हो गया, μ2 हो गया। तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ, जब हम लैंग्वेज लिखा जाएगा तो लैंग्वेज लिखेंगे कि माना कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक μ2 है। और जब प्रकाश देखिए यहाँ पे जब हम बस बिंदु O से जब बिंदु O का जो प्रतिबिंब बन रहा है इस वस्तु का, जो इस वस्तु ये O क्या है तो वस्तु है, तो इस वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, I पे बन रहा है, I फॉर इमेज, I पे बन रहा है। और वो केंद्र, तो ये जो बन रहा है इमेज वस्तु और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। क्या बनता है, वस्तु और वक्रता केंद्र के मिड ऑर्डर मतलब बीच में बनता है। तो हमको यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे तरह से कि माध्यम 2 हुआ, माध्यम 1 हुआ, ये वस्तु और प्रतिबिंब, ये वस्तु और लेंस का दूरी हो गया वस्तु दूरी, प्रतिबिंब और वस्तु पर लेंस की दूरी हो गया प्रतिबिंब दूरी, और केंद्र वक्रता केंद्र और लेंस की दूरी हो गया क्या, वक्रता त्रिज्या। चलिए अब इसका लैंग्वेज हम लिखते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, वही जो बोले माध्यम 1 माध्यम 2 है, इसका O वस्तु है, इसका प्रतिबिंब यहाँ बनता है, ठीक है, जिसको प्रतिबिंब दूरी को भी बोलते हैं और वस्तु दूरी को U बोलते हैं। क्लियर। चलिए देखिए यही हम लिखे हैं, ये आपका फिगर था। देखिए यहाँ लिखे हैं हम, माना कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 है। अभी हम जस्ट बोले पहले माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, μ1 है, तथा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, μ2 है। दूसरे सेकंड मीडियम का क्या कहते हैं,
μ2 है। प्रकाश एक बिंदु वस्तु, आपको क्या बोले थे, वस्तु दूरी, अर्थात वस्तु ओ पे ओ से ऑब्जेक्ट, वस्तु ओ से अपवर्तित होकर किससे जाएगा, अपवर्तित होगा, अपवर्तन हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है दो माध्यम, प्रकाश का अपवर्तन, एक ही माध्यम में आया, एक ही माध्यम में चला गया, प्रकाश का परावर्तन, और एक माध्यम में आया और वापस अगर अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा तो क्या कहलाएगा, प्रकाश का अपवर्तन। इसका मतलब माध्यम दो हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अपवर्तन होगा, अर्थात अपवर्तित होकर क्या बना रहा है, अपवर्तित होकर गोलीय, मतलब लेंस का बात कर रहे हैं, के कारण प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, आई पे बन रहा है। क्या बन रहा है, प्रतिबिंब आई पे बन रहा है, अर्थात वस्तु दूरी जो होती है वो क्या होगा, u होगा, वस्तु दूरी u होगा, और प्रतिबिंब दूरी क्या है, यहाँ से प्रतिबिंब दूरी हो जाता है v, और वक्रता त्रिज्या हो जाता है r। क्लियर। तो आप सबसे पहले क्या करिए, सबसे पहले इसको नोट डाउन करिए, ठीक है, इसको पहले नोट डाउन करिए, क्योंकि फिगर देखिए आपको इधर भी लेके चले जाते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को लिखिए, क्योंकि एक फॉर्मूला भी है, ये फॉर्मूला है, इसको प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, और क्वेश्चन आपका इस टाइप का ऑब्जेक्टिव में बहुत बार ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है, बोलेगा आप गोलीय सतह से प्रकाश का अपवर्तन के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र है, तो आपको ये फॉर्मूला दिया रहेगा, तो वहाँ पे आइए ऑब्जेक्टिव भी आपका क्लियर करता है और आपका ये सब्जेक्टिव भी आपका क्लियर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका आप क्या करिए, सबसे पहले इसका क्वेश्चन लिखिए, और पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, इसको पॉज करके पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए। अब आपका क्या है, अब आपको क्या करना है, इसका फिगर बना लीजिए, फिगर, और इसका माना कि जो इसका लैंग्वेज होता है, बस इतना ही लैंग्वेज है। उसके बाद आपको जो है बस फॉर्मूला के बेस से इस त्रिभुज का कुछ नियम से आपको प्रूव कर देंगे। पहले इसका लिख लीजिए आप, पहले हो गया। चलिए अब हम आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। देखिए देखिए ये होगा आपका, ये अब देखिए यहाँ पर अगर हमको समझ जा, देखिए अब दो माध्यम का बात कर रहे हैं हम, दो माध्यम, माध्यम 1 माध्यम 2, अर्थात क्या हो गया, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन का जब सूत्र होता है तो आपको पता है कि अपवर्तन का सूत्र में स्नेल का नियम लगेगा, अर्थात प्रकाश अपवर्तन हो रहा है, अर्थात प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, तो सेकंड उसका नियम क्या होता है, स्नेल का नियम। तो लिखेंगे स्नेल के नियम से, एकदम आराम से समझेंगे, बहुत इजी है, अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा है, लेकिन समझ जाइएगा आपके दिमाग में तो बहुत इजी है, स्नेल के नियम से। देखिए क्या लिखा है, स्नेल के नियम से। चलिए देखिए, अब बताइए, आप 10th में पढ़े हैं, स्नेल का नियम क्या कहता है, स्नेल का नियम कहता है आपतन कोण के ज्या परावर्तन कोण के ज्या का क्या होती है, एक नियतांक होती है, अर्थात साइन आई बटा साइन क्या होती है, आर होती है। और जब आपको पता है माध्यम यहाँ पे कितना है, दो माध्यम है, μ1 और μ2, तो हम लेके चलते हैं μ1 बाय, इससे पहले लिखेंगे, लेकिन पहले इसे लिखिए, क्या लिखेंगे, 1 μ2, ये लिख सकते हैं ना, माध्यम 1 से माध्यम 2 की ओर जा रहे हैं ना, मतलब क्या बोले, अभी देखिए फिगर में समझिए, माध्यम 1 से माध्यम 2 की ओर जा रहे हैं, तब ना मेरा प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे, अगर नहीं जाएंगे तो नहीं बनेगा। अब देखिए यहाँ पे, तो आगे जब बढ़ते हैं तो साइन आई, अभी तक सर यहाँ पे आई कहाँ से आ गया, तो आप कुछ समझिए, यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा समझिए कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सर आपतन कोण, जिसको हम आई से सूचित करते हैं। अपवर्तित किरण होकर ना बना, अपवर्तित होकर बना सेंटर पे, अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच में ना कोण को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं सर आर, जिसका नाम होता है अपवर्तन कोण। क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण। तो ये आई और आर हुआ, ठीक है। आगे चलते हैं, तो साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर,
तो देखिए साइन बटा साइन आर बराबर। अब देखिए जब भी आपको याद रखिएगा μ1 μ2 जब भी होता है इसको जब तोड़ते हैं तो जो पहले नीचे है उसको ऊपर, तो लिखेंगे μ2 बाय μ1। क्या होती है μ2 बाय μ1। अब क्या करना है आपको, मैथ में क्या कहते हैं, आप मैथ में आप लोग पढ़े हैं, यहीं पे बना देते हैं क्या, यहीं पे बता देते हैं, ज़्यादा क्या करेंगे। चलो देखिए आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, यहीं पे बता देते हैं। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, दोनों का क्या होगा, क्रॉस होगा तो क्या होगा μ1 साइन आई, अब बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा μ2 साइन आर, होगा ना, तो ऐसा तो नहीं होगा ऊपर ऊपर गुना हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब भी बराबर आ जाता है, जैसे आप लोग पढ़े हैं मैथ में 3/4 = 5/, अगर 8 लिख देते हैं, ठीक है 8 नहीं लिखते क्योंकि कट जाएगा, यहाँ पे हम 7 लेते हैं। अगर ऊपर ऊपर कटे या नीचे नीचे अगर कट जाए तब तो कटा देंगे, अगर नहीं कटे तो इन दोनों को गुना कर दीजिए, हो गया 21 और इन दोनों को गुना कर दीजिए तो हो जाता है 5 चौक बराबर करके 20। क्लियर, तो हम इस तरह लिख सकते हैं। ये मैथ में आप लोग पढ़ चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े होंगे, बिना पढ़े तो थोड़ा आए होंगे 12th में। अब देखिए यहाँ पे अब कुछ नहीं, अब यहाँ पे देखिए μ1 साइन आई और μ2 साइन आर है। अब हम फिगर पे जाते हैं, समझिएगा फिगर पे जाते हैं। अगर हम बोलते हैं आई के लिए तो इस आपको ये पता है 10th में कि हाइट एंड डिस्टेंस, नहीं हाइट एंड डिस्टेंस त्रिकोणमिति का नियम है। त्रिकोणमिति का क्या नियम कहता है कि यदि अगर थीटा यहाँ पे अगर है तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब कहलाता है, जिस पर वो लंब डाल रहा है वो आधार कहलाता है, और ये बड़ा वाला को कहते हैं कर्ण कहते हैं। तो अगर इस थीटा के जगह पे अगर हम यहाँ पे आई रख दें तो आई के लिए जो लंब सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब कहलाएगा, क्योंकि अब भी हम क्या बोले साइन आई का बात कर रहे हैं, अर्थात साइन आई का अगर बात करते हैं तो आई के लिए लंब हुआ। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला में, आप फॉर्मूला में देखिए, यहाँ पे देखिए अगर हम बात करते हैं आई के लिए, हम त्रिभुज जब लेंगे तो ये वाला त्रिभुज लेंगे हम इस। अब बताइए OMC त्रिभुज में बताइए आई के लिए तो लंब ये वाला हो गया, सामने वाला भुजा लंब हो जाता है, और कर्ण, और हमको पता है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, कहते हैं साइन थीटा अब बटा क्या कहते हैं P/H, यही ना बोलते हैं, कहते हैं लंब बटा कर्ण। तो इस आई के बराबर वाले इसको कहते हैं लंब, और तब ये तो हो जाता है कर्ण, तो हो जाएगा OC/OM। लेकिन जब हम बात करते हैं आर का तो आर का हो जाएगा IC/IM। बस वही चीज़ करना है आगे, क्योंकि अभी हम बता दिए, यहाँ पे अगर बता देते हैं तो आप अच्छे से समझ जाइएगा। चलिए देखिए ये तो समझ में आ गया आपको अच्छा से, इसको मिटा देते हैं क्योंकि आपको पता है कि सामने वाला भुजा क्या होती है, लंब होती है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करिए, μ1 एक स्टेप पहले छोड़ देते हैं, पहले रुकिए, पहले देख लीजिए इधर, यहाँ पे समझिए, इसको मिटा दे, पहले इसको मिटा देते हैं कि पहले हटा, यहीं पे लिख देते हैं। अब देखिए, अब इस आपको F=R/2 जब हम प्रूव कर रहे थे उस समय हम क्या किए थे, जब कहते देखिए इसका तो वैल्यू हमको नहीं पता है, इसका वैल्यू हमको नहीं पता है, इसका वैल्यू हमको नहीं पता है, लेकिन अगर इस m को, द्वारक को, अगर इसको नीचे कर दिया जाए, क्या करेंगे इसको नीचे, इसको थोड़ा सा द्वारक को नीचे लेके आएंगे तो क्या ये m जो m है वो लगभग p के बराबर होगा या नहीं होगा, होगा लगभग p का पूरा पूर्णतः बराबर नहीं बोल रहे हैं, बोल रहे हैं लगभग बराबर। अगर m जो है अगर नीचे लेके आते हैं, थोड़ा इसको नीचे लेके आते हैं तो क्या होगा, लगभग वो किसके बराबर होती है, m के बराबर होती है। जब m के बराबर होगा जो मेरा OM है वो OP के लगभग बराबर हो जाएगा, मतलब जो OM है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, OP के बराबर हो जाएगा। और मेरा जो IP है, जो मेरा IP होगा वो
हाँ आई एम ना, आई एम होगा, जो मेरा आई एम जो होगा वो आई पी के बराबर, क्योंकि जैसे ये नीचे आएगा तो जो एम है वो पी के बराबर हो जाएगा, अर्थात आई पी के बराबर हो जाएगा। और यदि हम सी एम का बात करेंगे, इसे यूज नहीं होगा उसका, सी एम का बात करेंगे तो वहाँ पे हम सी पी लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अब हम देखिए यहाँ पे उसी वही फॉर्मूला हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। समझिए, जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे यहाँ पे था ना आपका ये वाला यहाँ तक, यहाँ के बाद हम क्या करेंगे, यदि m द्वारा को नीचे कर दिया जाए, लिख देते हैं यहाँ पे, यहीं पे लिख देते हैं, यदि m द्वारा को नीचे कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जो m है जो m है वो लगभग किसके बराबर, p के बराबर होगा ना। अब जो मेरा बाद में इसे फॉर्मूला निकलेगा, देखिएगा बाद में, जो मेरा OM है, जो मेरा OM है वो लगभग बराबर किसका हो जाएगा, OP के बराबर हो जाएगा। अगला जो मेरा IP है, पहले IM, अगर IM है वो लगभग किसके बराबर हो जाएगा, IP के बराबर हो जाएगा। ये आगे काम देगा, ये समझ जाइएगा। जहाँ पे OM लिखेंगे वहाँ पर हम IP लिख सकते हैं, जहाँ पर हम IM लिखेंगे वहाँ पे IP लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे समझिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, हम यहाँ से अब त्रिभुज का बात करते हैं। क्या लेंगे, त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज में, तो देखिए त्रिभुज, हम त्रिभुज बात करेंगे I निकालने के लिए OMC, लिख दिए OMC में। जब OMC का बात करेंगे तो लिखेंगे यहाँ इसमें, तो लिखेंगे साइन I का जो वैल्यू है, साइन I का जो वैल्यू होगा, हम क्या बोले थे, क्या होगा, OC लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण का मतलब हुआ OC बटा OM। क्या हो जाएगा, OC बटा OM। क्लियर? एक और त्रिभुज हम लेंगे। कौन सा त्रिभुज लेंगे, अब हम I निकालने के लिए, I तो निकाल लीजिए, तो R निकालने के लिए कौन सा त्रिभुज लेंगे, तो ये वाला त्रिभुज लेंगे। कौन कौन, IMC। क्या लेंगे, त्रिभुज IMC में। जब हम बात करते हैं IMC में तो R के लिए लंब मेरा क्या हो गया, IC, और कर्ण मेरा क्या हो गया, IM, क्योंकि आपको पता है। तो हो जाएगा साइन R इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, ये अच्छा से देख लीजिए, क्या होगा, IC बटा IM। तो हो जाएगा IC बटा IM। क्लियर? यहाँ तक में कोई डाउट? अब अगर डाउट नहीं है तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, अब इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए। तो हो जाता है μ1, अर्थात μ1 साइन I का वैल्यू क्या हो जाएगा, OC बटा OM, OC बटा OM। कोई दिक्कत? आगे μ2 का वैल्यू क्या हो गया, μ2 का μ2 हो गया। आगे बोला है साइन R, और साइन R का वैल्यू निकाल चुके हैं, क्या, IC, ओहो IC बटा IM। डांसर ना, IM है डांसर, IM। अब देखिए यहाँ पे छोटी I ने, बड़ी M होगा, ठीक, OC बटा IM, IC बटा IM। अब देखिए यहाँ पे आपको खुद बताए हैं, इससे पहले बताए, देखिए यहाँ पे फिगर में कि जो मेरा OM था, अब वहाँ पे क्या लिखेंगे, OP लिखेंगे। तो अब यहाँ पे नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे देखिए OM है, तो OM के जगह पे हम लिख सकते हैं μ1 OC बटा
देखिए यहाँ पे आपको क्या बोले थे अभी जस्ट, ओ सी करें ओ एम के जगह पे ओ पी, ओ एम के जगह पे ओ पी बराबर म्यू टू। अब देखिए आगे आई सी का तो आई सी ही लिखेंगे, और हम देखिए आप जस्ट बताए आई एम के जगह क्या लिखेंगे आई पी, क्योंकि हमको पता है उसका क्या किए थे नीचे करने के बाद हो जाता है आई पी। क्लियर? कोई दिक्कत? चलिए, परेशानी तो अब नहीं होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे देखिए म्यू1 का म्यू1 रह गया। अब यहाँ पे फिर फिगर पे आते हैं, अगर यहाँ पर आता तो और अच्छा रहता। अब देखिए हम जो OC माने थे वो OC का वैल्यू को लिख सकते हैं क्या? अगर टोटल देखिए, टोटल यहाँ से टोटल दूरी हमको पता है, टोटल दूरी पता है कितना u। अगर हम टोटल में से हमको इतना टन वैल्यू चाहिए, हमको टोटल में से इतना टा वैल्यू अगर घटा दें, टोटल में से इतना वैल्यू घटा दें, टोटल में से इतना वैल्यू घटा दें तो इतना वैल्यू निकलेगा, निकलेगा ना। तो हम लिख सकते हैं OP माइनस CP, क्या लिख सकते हैं ना? तो लिखेंगे OC के जगह पे OP माइनस CP बट नीचे जो है OP का OP रहने दीजिए, यहीं पे समझना है बस, यहीं पे बस। उसके बाद आपको फिर रिपीट नीचे नहीं करवाएंगे। म्यू टू, यहाँ पे फिर उसी फॉर्मूला पे जाइए, हमको क्या निकालना है IC निकालना है। IC देखिए आपको क्या नज़र आ रहा है, इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं। अब देखिए IC निकालना है हमको, मतलब निकालना है हमको किसका वैल्यू, हमको निकालना है IC इतना का वैल्यू। हम क्या करेंगे, हमको पता है यहाँ से यहाँ तक का हमको पता है, तो हम लिखेंगे टोटल में से इतना का वैल्यू घटा देंगे। टोटल में से कहाँ है, टोटल में से इतना वैल्यू घटाएंगे तो ये निकलेगा ना। तो लिखेंगे IP माइनस CP माइनस CP। तो लिखेंगे यहाँ पे IP, सॉरी चेंज कर देते हैं थोड़ा, IP माइनस CP, अब बटन नीचे क्या IP। क्लियर? अब कुछ नहीं करना, अब सॉल्व खाली करना है म्यू1। अब आपको पता है कि मैथ में 3x अब प्लस 4y बटा 3 रहता है, तो एक बार लिखते हैं 3x बटा 3, एक बार लिखते हैं 4y बटा 3, मतलब दोनों को अलग अलग जोड़ हट करते हैं ना। तो बस उसी प्रकार करना है आपको, बस हो गया मेरा प्रूफ। देखिए दोनों को अलग अलग करेंगे, OP बटा OP माइनस CP बटा OP। इधर क्या हो गया म्यू टू IP माइनस, देखिए IP बटा IP माइनस CP बटा IP। क्लियर? जो कट रहा है कटा दीजिए, OP से OP कैंसिल हो गया, IP से IP कैंसिल हो गया, अर्थात म्यू1 यहाँ पे बच गया कितना, यहाँ पे बच गया, देखिए इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, यहाँ पे बच गया 1 माइनस CP बटा OP, और यहाँ पे क्या बच गया बराबर म्यू टू, यहाँ पे बच गया 1 माइनस CP बटा IP। क्लियर? अब देखिए, अभी रहने देते हैं यहाँ पे जगह नहीं। अच्छा देखिए यहाँ पे म्यू1 का म्यू1 आ गया, म्यू1 1 माइनस, अब यहाँ पे देखिए CP यहाँ पे क्या है CP, आगे थोड़ा सा पढ़िए CP। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या पता है, देखिए CP कहाँ है मेरा CP का वैल्यू क्या है R है, और आपको जस्ट बताए थे दर्पण या लेंस के सामने वाला भुजा क्या किस में कहलाएगा, निगेटिव या पॉजिटिव, बोलेंगे सर निगेटिव। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस R, क्या आ जाएगा माइनस R बट OP। अब देखिए OP का दूरी क्या है, यहाँ का हो गया, यहाँ यो O है, OP का दूरी क्या है तो बोलेंगे U है। अब हमको पता है कि दर्पण की लेंस की साइड में है, तो लिखेंगे माइनस U। क्लियर? आगे म्यू टू 1 माइनस CP, फिर देखेंगे CP का वैल्यू
माइनस आर, क्या लिखेंगे माइनस आर बटा आई पी। अब आई पी का बात कर रहा है, कहा गया आई पी, और हमको पता है आई पी का वैल्यू क्या होती है, आई पी का वैल्यू होता है भी, और इस साइड में भी है अर्थात माइनस भी। क्लियर। अब हम आपको यहाँ इसका इतना थोड़ा सा लिख लीजिएगा, ठीक है, लिख लीजिए इतना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बस प्रूफ करना है और कुछ नहीं करना, हो गया। अब देखिए यहाँ पे समझिए, दूसरे थंबनेल पे जाते हैं। देखिए छोड़िए, हम आपको दूसरे थंबनेल पर इसी पे हम बताते हैं। यहाँ पे हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे समझिए, जब हम बात करते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे μ1 का μ1 हो गया। चलिए सर कोई बात नहीं, माइनस से माइनस से माइनस खत्म, ई माइनस से ई माइनस खत्म, तो बचा क्या मेरा 1 माइनस आर बटा यू बचा ना। और दूसरा क्या बचा μ2 इंटू 1 माइनस आर बाई भी, आर बटा बी। बस मल्टीप्लिकेशन करना है। जब ब्रैकेट तोड़ते हैं तो दोनों के साथ गुना होता है। क्या होती है, ब्रैकेट तोड़ते हैं तो होता है दोनों के साथ गुना, दोनों के साथ गुना। तोड़िए μ1 इंटू 1 μ1 माइनस इसके साथ करेंगे μ1 इंटू आर बटा भी, आर बटा यू, यहाँ पे 1 है, ठीक है। अब बराबर इसको तोड़ेंगे μ2 माइनस कितना हो जाएगा μ2 इंटू आर बटा भी, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा देखिए μ1 या μ2 रहेगा μ2 आर बटा भी। अब देखिए आपको फॉर्मूला, देखिए फॉर्मूला में क्या है, μ2 μ1 बटा भी दोनों इस साइड में है और μ2 μ1 एक साइड में है, μ2 माइनस μ1 एक साइड में था। हम कुछ नहीं करना है, करना क्या है आपको, इन दोनों को μ1 μ2 के एक तरफ कर दीजिए। देखिए मेरा फॉर्मूला में क्या है, पहले μ1 है कि पहले μ2 है, तो बोलते हैं μ2 पहले है। तो आप क्या करिए, μ2 किधर है मेरा, इस साइड में है, इसको उठा के आप पट्टी कर दीजिए, इसको ऊपर पट्टी कर देंगे तो μ2 तो पहले से था ही, ये प्लस में था, ऊपर किस में गया माइनस में। क्लियर। अब ई वाला को उठा के है पट्टी कर दीजिए, इसको उठा के देखिए ई वाला को, इसको उठा के उस साइड दे दिए और इसको उठा के इस साइड में दे दीजिए, ठीक है। जैसे इसको इस साइड में लाएंगे, ये पहले से तो माइनस में था ही, ये प्लस में है, माइनस में, इस साइड किस में आएगा, तो पहले प्लस वाला को लिख देंगे आर बटा भी, ये माइनस में तो पहले से था ही, तो हो गया μ1 आर बटा यू। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे μ2 माइनस μ1 बराबर, एक चीज़ दोनों में कॉमन कुछ नज़र आ रहा है क्या, यहाँ भी आर यहाँ भी आर, आर को आप क्या करिए कॉमन ले लीजिए। बचा यहाँ पे क्या μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू। अब आपको खुद पता है क्या कि सर गुणा में है तो नीचे किस में आएगा, भाग में आएगा। तो हम लिख सकते हैं μ2 माइनस μ1 बटा गुणा में है, नीचे किस में भाग में हो गया। आर इज इक्वल टू, ये जब बाहर निकल गई खत्म तो बचेगा सिर्फ यही ना, μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू। अब यही मेरा प्रकाश का अपवर्तन वाला सूत्र प्रूफ हुआ। आप देख लीजिए, आप अभी आपके आंखों में μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा यू बराबर μ2 माइनस μ1 बटा आर। आप यहाँ पे देखिए μ2 माइनस μ1 बटा आर, बस ये क्या है उल्टा पुल्टा, ये इस साइड में था, ये इस साइड में था, μ2 बटा भी माइनस μ1 बटा आर। मेरा क्लियर हुआ। तो इसी तरह आपको जुड़ते रहिए, मेरे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स यूट्यूब पे चैनल पे जुड़ रहिए, जिससे आपको 2026 में जो आने वाले जो क्वेश्चन है, 2026 में आने वाले इंटरमीडिएट में जो भी 5 नंबर 5 मार्क्स का जो होगा, वो तरह तरह का आपको सजेशन भी मिलते जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन भी मिलते जाएगा, ऑब्जेक्टिव भी मिलते जाएगा। आपको इसी तरह अगर जुड़ते रहिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मिलते हैं, जिसको आप अच्छा से रिवाइज कर लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, ठीक है। पहले पॉज कर लीजिए इसको।